राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरे हौसला अफजाई के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, दूसरों को बताइए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे को भी बताइए कैसा लगता है। और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे को अपना टाइम लेकर मेरे वीडियो सुनते हैं। शायद कुछ फ़ायदा भी होता होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसको कि आपको आज की तारीख में हमको शायद बहुत बेसिक लेके बहुत पुरानी साइंस है, 2.5-3 लाख साल पुरानी साइंस है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए। हमारे ऋषियों ने इसको बनाया था और आपको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे कि मतलब इस पर बहुत बड़ा पॉडकास्ट, बहुत बड़ा बहुत कुछ बोल सकता हूँ। हम लोग शिवलिंग को दूसरा नाम है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, ज्योति मतलब ज्योतिष से जुड़ा हुआ था। ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिष है ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हम ज्योतिर्लिंग पे पानी चढ़ाएंगे, उसको हम शिव जी के साथ एसोसिएट करते हैं। मगर ज्योतिर्लिंग जो भी हैं वो ज्योतिष से जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में लोगों को, जो ऋषि लोग रहते थे नदी के पास रहते थे, उनकी जो वाइफ्स थी या उनकी जो पत्नियां थी, उन्हीं के नाम पर ज्यादातर नदियां हैं, अगर आप देखिए। और जिस तरह दुनिया बदली है और द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग, एक एंगल में चेंज होता रहता है, तो वो जो चेंज होता था, जब वो टिल्ट एक पर्टिकुलर डिग्री पे होता था या एक एंगल पे होता था, तो वहां पर हमारे ऋषियों ने वहां पर एक शिवलिंग या जिसे ज्योतिर्लिंग बोलते थे उसको लगाते थे। दैट वॉज द काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमी आप पीपल न्यू। एंड आप देख लीजिए काशी विश्वनाथ का जो लिंग है या उज्जैन का है, इट इज अ चेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ व्हिच हैज हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज द लिंग्स आर देयर। दे आर हाई एनर्जी पॉइंट्स ऑल्सो, बट उनमें उस टाइम ऐसा चेंजेस हुए थे जो अगर आप 10-20 लाख 2-2.5 लाख साल या का पहले देखें, धीरे धीरे देयर हैज बीन अ चेंज, देयर हैज बीन टिल्ट ऑफ द अर्थ। और वो जो टिल्ट है वो उस जगह पर, उस पॉइंट पर ज्योतिर्लिंग को लगाया गया था। तो ये ज्योतिष के लिए ज्योतिर्लिंग थे और इनमें बहुत पॉइंट्स भी थे, वो बहुत शक्ति वाले पॉइंट्स थे। उस पॉइंट पे चेंज हुआ था। इक्वेटोरियल चेंजेस had happened at that point. Angular changes had happened at that point. They are high energy points and also astronomical points which created that energy to happen. And again वो फिर उसी पॉइंट पे फिर होगा, वो जो चेंज होगा फिर उसी पॉइंट पे होगा। The tilt again will happen at those points जहां पर ये हमारे ज्योतिर्लिंग लगे हुए हैं। तो ये जो ज्योतिर्लिंग भी है, ये जो शिव जी से कनेक्टेड है, और शिव जी तो मतलब कहीं से ना उनका आदि है ना अंत है, और वहां फिर शक्ति है। और ज्योतिर्लिंग के अराउंड जो होता है, आप देखिए वो बना रहता है, जिसको लोग कहते हैं जो आगे जो बना रहता है, जिसपे कि हम लोग पानी चढ़ाते हैं और गिरता है, तो वो एक छाया का रूप है, एक छोटे रूप में। पहले जमाने में उस पर सन जब करता था वो भी दिखाता था, उसके हिसाब से पता लगाते थे कि सूर्य कितना मतलब टाइम देखने के लिए भी होता था। सो इट इज ऑल रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी, बहुत सारी हमारी कहानियां हैं जो कि आर रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। जैसे वामन अवतार विष्णु जी की जो कहानी है, वो 2 स्टेप्स लेते हैं, तीसरा स्टेप नहीं लेते हैं। तीसरा स्टेप लेते हैं तो उस टाइम जो अर्थ की चेंज हुई थी वो 2 एंगल पे चेंज, सूर्य था वो दो पड़ाव सूर्य के चेंज हुए थे, और तीसरा पड़ाव चेंज होता तो मतलब दैट वाज द फ्यूचर टू हैपन। उस चीज को बताने के लिए वामन अवतार की जो कहानी है, जहां पर राजा बलि ने वामन के रूप में विष्णु जी आए, उन्होंने हमको बोला कि हमको 3 पग धरती के चाहिए। उन्होंने 2 इतने बड़े बड़े नाप लिया, तीसरा नापने वाले थे तो उन्होंने अपना सर रख दिया उस पर। वो पूरी स्टोरी जो है उसको एनकोड करना पड़ेगा। इट हैज टू बी एनकोडेड, इट हैज टू बी अंडरस्टूड। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके पीछे अंडरस्टैंड करेंगे देयर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना बिहाइंड इट, एंड दैट एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना इज आल्सो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। देन तो जैसे सोसाइटी ग्रो करी उसी हिसाब से मतलब इन चीजों को
we have lost it. So that is the science of astrology. As science, as an astrology, links are missing. कुछ चीजें हम खो दिए हैं. साइंस गलत नहीं है, हमको नहीं पता, वो अलग बात है. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे थे, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, सॉरी थोड़ा डिविएट कर गया था, भावुक हो गया था. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज दैट मैं ये बताना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी में जब प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कौन सी कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको उससे पता चलता है कि इस आदमी का जिंदगी किस तरह रहेगी, या वो अपने साथ कुछ हद तक, मेरी अपनी रिसर्च है और मैंने खुद देखा, कुछ हद तक वो बताता है कि इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर के थ्रू उसकी लाइफ में क्या प्रारब्ध लेके आया है, कितना उसके अंदर शक्ति है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का नक्षत्र. चंद्रमा का नक्षत्र जो होगा उसको आप उसकी लॉर्डशिप देखिए अपने घर में, अपने चार्ट में, क्योंकि वही बैलेंस ऑफ दशा भी होता है. मतलब आप अपने पिछले जन्म से चंद्रमा के नक्षत्र से ही हमारी दशा बनती है, ठीक है. तो चंद्रमा का नक्षत्र जो बैलेंस ऑफ दशा देख लीजिए. जिसको चंद्रमा का नक्षत्र नहीं पता है, अगर आप अपना कोई भी चार्ट बनाएंगे किसी भी एस्ट्रो ऐप से, तो आपको चंद्रमा का तो नक्षत्र मिल जाएगा और नक्षत्र का मालिक मिल जाएगा. नक्षत्र का मालिक का ही से हम बैलेंस ऑफ दशा भी देखते हैं. तो दोनों चीज से आपको पता चल जाएगा, या आप पहले चंद्रमा का नक्षत्र को पता है तो चंद्रमा का नक्षत्र का मालिक होता है. जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मृगशिरा नक्षत्र का मालिक होगा मंगल. अब आप मंगल देखिए कौन से हाउस की लॉर्डशिप है उसमें. मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में वो लॉर्डशिप हो जाएगी 5वें घर की और 10वें घर की. तो इस आदमी की जिंदगी में ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. 5वां घर, इसके मतलब क्रिएटिविटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, बहुत जो चीजें 5वां घर बताती है, इट इज अ हाउस ऑफ क्रिएटिवनेस बेसिकली. और 10वां घर जो उसका मूल त्रिकोण होगा, जो मंगल का मूल त्रिकोण, वो होगा काम करना. तो इसकी जिंदगी ये दो चीजें मूल हो जाती है. अब इसमें वो कितना काम करेगा, कितना ऊपर बढ़ेगा, कितना क्रिएटिव होगा, वो डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीजों पर. मगर जितना भी जो कुछ भी होगा, फ्रॉम कि गिलास का 10% भरा होगा कि गिलास पूरा तक ऊपर तक भरा होगा, दैट वुड डिपेंड अपॉन चंद्रमा का नक्षत्र का लॉर्ड. वो आपके जो आपकी चार्ट बनी है, मतलब एसेंडेंट चार्ट बनी है, जो आपकी लग्न चार्ट बनी है, उसमें से देखिए किसके मालिक है. तो नंबर 1 ये देखने से आपको पता चल जाएगा इस आदमी के जिंदगी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी. अगर वो मान लीजिए 6th और 12th का हो, 6th और 11th का होगा, तो फिर 6ठा और 11वां इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दूसरा और 5वां होगा तो दूसरा 5वां इंपॉर्टेंट हो जाएगा. 12वां और 9वां हो जाएगा तो फिलॉसफी. तो जिस पे जहां पर भी वो होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. 5वां होगा तो बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मैं इसे कर्क लगना बताया था. मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा वाली है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मतलब टॉरस में या जेमिनी में है, मृगशिरा नक्षत्र में है. तो मृगशिरा नक्षत्र का मालिक मार्स होते हैं. तो वो जन्म पत्री जो है वो कर्क लग्न की जन्म पत्री. तो 5वें 10वें तो बच्चों का, बच्चे और धर्म, कर्म और एक्शन, मतलब इस आदमी की जिंदगी में ये चीजें बिल्कुल हरदम पूरा टाइम एक थीम ऑफ लाइफ रहेगी. अब वो थीम बदलती रहेगी, मगर ये इसका आगे, जिसे कहते हैं जो सबसे आगे चलेगी, जो परछाई आगे चलेगी, वो ये चलेगी. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लोग नहीं देखते हैं, जिसको कि देखना चाहिए. चाहे नक्षत्र से देखिए, चाहे बैलेंस ऑफ दशा से देखिए, आपको पता लग जाएगा. अब उसमें चंद्रमा में आप देखिए मंगल है, उसका लॉर्ड मंगल है, तो कहाँ बैठा है. नीच का तो नहीं बैठ गया. नीच का बैठ गया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. उच्च का बैठ गया है तो भी मतलब काम आदमी आलस करता. उच्च के प्लैनेट्स आपको आलस कराते हैं, क्योंकि उच्च के प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अपने आप में तृप्त होकर आ रहा आदमी जिंदगी. आदमी मेहनत नहीं करता है उच्च का प्लैनेट वाला. नीच का प्लैनेट वाला आदमी उस पर ज्यादा मेहनत करेगा, उसको कठिनाइयां होंगी, आगे चल के बढ़ेगा. ये याद रखिए. तो इसे 8वें में बैठा है, 6ठे. तो वो जो बैलेंस ऑफ दशा, या तो वो देखिए वो लॉर्ड का, या चंद्रमा के नक्षत्र का जो लॉर्ड है,
चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, अगेन टू रिपीट, उस नक्षत्र का आप लॉर्ड देखिए, उस लॉर्ड को आप लग्न चार्ट में देखिए कौन से घरों का मालिक है, और जो चीजें वो दोनों घर बताती हैं या एक पर्टिकुलर घर बताता है, मान लीजिए अगर सूर्य चंद्र हो गया तो एक एक घर के मालिक होते हैं, तो एक घर जो बताएगा तो वो आपको उस आदमी का पूरा एक लाइफ का बता देंगे। उसके आगे आपको नहीं बताऊंगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे, फिर आपको देखना चाहिए कि भाई जिस घर के वो मालिक हों वहां पर कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है और कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड होता है। उन घरों का भी आपको ऊंच नीच मिलेगा, एक्सॉल्टेड का आपको ज़्यादा मिलेंगे, डेबिलिटेटेड कम मिलेंगे। जैसे कि आपको कर्क लग्न के बारे में बताया मैंने कि भाई चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र का था, उसका मालिक हो गया मंगल, कर्क लग्न है तो 5वें 10वें का लॉर्ड हो गया, तो 5वां मतलब 8वां, मंगल हो गया 8, तो वो 5वां घर हो गया। 8वें घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, ठीक है, मंगल का घर है। केतु एक्सॉल्टेड हो जाता है 8वें राशि में, 5वां घर। इस तरह जब आप 10वें में आएंगे वहां मंगल राजा है, मंगल लॉर्ड हो गया, वहां डेबिलिटेशन साइन हो गया, शनि का डेबिलिटेशन साइन हो गया, नीच होता है उस घर में, शनि नीच का होता है। तो आपको ये भी चीजें देख लेनी चाहिए कि उस जो दो घर आपके आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पर आपका केतु का इम्पैक्ट होगा 5वें घर में, तो बच्चे डिले हो सकते हैं। 5वां घर बच्चों का, केतु इम्पैक्ट करेगा कुछ ना कुछ। फिर ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, 5वां घर क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकता है, तो ये इसकी लाइफ का स्टाइल होगा। 10वां घर में मंगल है, मंगल उच्च का है, मंगल का में प्लैनेट जो नीच का हो जाता है वो शनि हो जाता है, घर मंगल का होता है। प्लैनेट जो एग्जॉल्ट होता है वो सूर्य होता है, तो उस आदमी को हरदम ये इच्छा रहेगी कि वो लीडर बने। तो ये आपकी जो उसकी जो इच्छाएं हैं और जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आपको चंद्र जहां पर है उसका नक्षत्र का लॉर्ड को आप कौन से घर का मालिक है उससे आपको एक रूपरेखा बन सकती है। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो नीचे लिखिए, मैं समझा दूंगा, और अगर आप अपने कोशिश करिए आपको समझ में जरूर आएगा। फिर इसको हम इसी चीज को बढ़ा सकते हैं आगे, जिसके लिए कि मेरे को शायद बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। फिर कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। मगर इससे आपको एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हाउ विल पर्टिकुलर इवेंट मैनिफेस्ट, उसके बारे में फिर हमें देखना पड़ेगा कि लाइफ में क्या इवेंट होंगे। मगर उनके इवेंट्स जो होंगे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस हाउस में। नंबर 1 प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी के लिए 1, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, इज चंद्रमा के नक्षत्र का मालिक, एसेंडेंट, लग्न लॉर्ड में कौन से घरों का मालिक होता है, वो घर आपकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपके आगे आगे रहेंगे उसके लाइफ में। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कि आप लग्न का एक पॉइंट होता है, एक एसेंडेंट पॉइंट होता है लग्न के अंदर, एक डिग्री होती है, लग्न की डिग्री होती है। मान लीजिए लग्न की डिग्री, आपकी जो लग्न है कर्क लग्न है, उसकी डिग्री 5 है, या मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 या 2 डिग्री, मान लीजिए शुरुआत में ही 1 या 2 डिग्री। तो जो प्लैनेट्स 1 या 2 डिग्री के होंगे, या उससे 4 डिग्री आगे होंगे, या 2-3 डिग्री पीछे होंगे, मतलब 1 से 5 तक होंगे, या 1-2 डिग्री, वो प्लैनेट, बाकी 8 प्लैनेट्स या 9 प्लैनेट अपने जो है वो इन डिग्रियों के आसपास होंगे। जो आपकी लग्न की डिग्री है वो पावरफुल प्लैनेट होंगे, वो आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे। अगर कोई प्लैनेट उसके 8 डिग्री या 9 डिग्री 10 डिग्री ज्यादा है, वो इतना पावरफुल नहीं होगा अपनी दशा भुक्ति में। मगर इंपॉर्टेंट होगा जो प्लैनेट आपका जो लग्न की डिग्री है उसके आसपास हो जाएगा। समझ लीजिए आपकी कोई भी लग्न की डिग्री, आपका कोई भी ले लीजिए, 5 डिग्री ले लीजिए, और शुक्र भी 6 डिग्री में है, तो वो शुक्र है, वो बहुत पावरफुल शुक्र है। वो शुक्र आपको अगर दशा आ गई तो अपना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको इंपैक्ट करेगा। तो लग्न की डिग्री बहुत लोग नहीं देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने में।
इस चीज को जरूर देखना चाहिए। तो सेकेंड प्रिंसिपल विच आई वांट टू टेल यू टुडे इन दिस वीडियो इज लुक एट द डिग्रीज ऑफ योर लग्न। लग्न की डिग्रीज को देखिए और बाकी प्लैनेट्स देखिए। अगर आपके अच्छे प्लैनेट्स लग्न के डिग्री के पास हैं, मतलब लग्न का डिग्री आपका 5 है, बाकी जो मान लीजिए 2-3 प्लैनेट्स 5 डिग्री के आसपास हैं, 3 डिग्री इधर या 2 डिग्री इधर या 5, और वो प्लैनेट्स आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दे आर द इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। सेकेंड थिंग टू बी सीन which people generally do not see. Third, लोग आजकल एक नई ट्रेंड चला कि लोग कहते हैं नवांशा बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई आप लग्न चार्ट देखिए ही मत, आप खाली नवांशा देखिए, उसी से प्रेडिक्शन कर दीजिए। गलत। हमने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, विद ड्यू रिगार्ड, तो ये कहते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े हैं, बहुत नाम है, वो तो कहते हैं नवांशा का आप अलग से दशा निकाल लीजिए और वो दशा नवांशा में लगाकर उस पर प्रेडिक्शन कर दीजिए, लग्न को छोड़ ही दीजिए बिल्कुल। ना ना ना, आई डू नॉट एग्री। लग्न चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, जिसे D1 कहते हैं, और द सेकेंड चार्ट इज द नवांशा चार्ट। इट इज ऑलवेज द सेकेंडरी चार्ट। एंड लग्न चार्ट के अंदर अगर आप नवांशा चार्ट आपके नक्षत्रों से ही बनता है, आपके पद से बनता है, जहां पर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उसी से बनता है, उसी से नवांश चार्ट बनता है। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स पता है, जिसने एस्ट्रोलॉजी हाथ से करी है, वो तो लग्न चार्ट देख के उसके दिमाग में नवांश चार्ट बन जाती है। खैर, तो लग्न चार्ट आजकल क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है तो लग्न चार्ट बनती है और नवांश चार्ट बनते हैं। बहुत लोगों ने नवांश को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इंपॉर्टेंस है टू दिस एक्सटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू शुड सी। बाकी सब चीज देखना चाहिए विच इंपॉर्टेंट। लग्न चार्ट का जो एसेंडेंट है और नवांशा चार्ट का एसेंडेंट है, आप ये देखिए जो नवांशा चार्ट का एसेंडेंट है वो आपके लग्न चार्ट में कहां आता है। सपोज आपके लग्न चार्ट का एसेंडेंट है कर्क 4 और नवांशा में एसेंडेंट हो गया 8, दैट इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो एग्जाम्पल है। ओके, यहां 4 हो गया, यहां आपका वृश्चिक आ गया नवांशा में। तो नवांशा में जो वृश्चिक है वो आपके लग्न चार्ट में कहां प्लेस्ड है, ये आपका 5th हाउस हो गया। तो 5th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका 6, 8, 12 या ऐसी जहां थोड़े कष्टपूर्व जगह में प्लेस्ड हो गया तो आपको वो एक कुंठित अवस्था देता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो एक्सटर्नल हैप्पीनेस है वो लग्न चार्ट है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो एक्चुअल खुशी है वो अंदर जो होती है, वो नवांश चार्ट है। तो लग्न चार्ट को तो जो आपका एफर्ट्स है वो सब लग्न चार्ट से है। नवांश चार्ट इज योर इंटरनल हैप्पीनेस। इट ऑल्सो बिकम्स वेरी more important after the age of 24. After the age of 24, Navamsha chart becomes more important. But the way to see it is like this, the way I put it. जैसे आपने लग्न मैंने आपको समझाया, वैसे हर का आप देखिए कि उसको सुपर इम्पोज करके वो कहां जा रहा है। उसे लोग आजकल कहते भी हैं सुपर इम्पोज D9 चार्ट ऑन द D1 चार्ट। ठीक है, दैट्स राइट, बट दैट इज द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ लग्न चार्ट कि आपका जैसे कर्क लग्न है, मान लीजिए उसमें आपका उधर आपका आ गया सैगिटेरियस आ गया नवांश। तो ये आपका नवांश सैगिटेरियस में अगर आपका कर्क है तो लग्न में कर्क है और नवांश में धनु हो गया, सैगिटेरियस हो गया। यहां कैंसर है, यहां सैगिटेरियस, 4 है 9 है, तो 9 यहां क्या हो गया, छठा घर हो गया आपका। तो नवांश का जो ये आपका छठा घर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन योर लाइफ। ये आपके पीछे पीछे रहेगा अंदर, आपको मतलब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता हो जाएगी फॉर लग्न। लग्न इज यू, योर एफर्ट्स। तो योर एफर्ट्स, हर चीज तो आप एफर्ट करेंगे तभी तो होगा ना। तो योर एफर्ट्स विल हैव एन इंपैक्ट ऑफ छठा 6th हाउस।
बिकॉज दैट इज शोन बाय अ नवांश चार्ट। इस तरह आप नवांश चार्ट को यूज करिए एज अ स्टार्टर एंड यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स कमिंग आउट। So these are three very important things which I wanted to tell you. Now in Navamsh chart also you should see the planets लग्न और नवांश में एक दूसरे से छठे, आठवें, 12वें तो नहीं है, तो वो आप जरूर देखिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी सीन इज कि आप कोई भी प्लैनेट है लग्न में, मान लीजिए लग्नेश में पड़ा हुआ है और नवांश में छठे घर में पड़ा हुआ है, तो एक दूसरे, भाई प्लैनेट छठे में, तो एक दूसरे से षष्टेश हो गए, 8th में हो गया, 12th, तो यू हैव टू सी कि 6th, 8th और 12th का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आप हरदम नवांश चार्ट में ये देखिए कि आपके 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। अगर 7वें घर में अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो आपके नवांश के लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड देयरफॉर दे आल्सो स्ट्रेंथन योर D1 चार्ट, ओनली द 7th हाउस। अगर 7th हाउस में आपके जुपिटर मून या जुपिटर सूर्य पड़ा हुआ है नवांश में, तो ये हॉरोस्कोप को एलिवेट कर देता है क्योंकि योर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सो दीज आर 3 थिंग्स व्हिच यू शुड सी नवांश बहुत जल्दी, अगर आप बेसिक्स और शुरू कर रहे हैं करने के लिए। पहला मैंने आपको बताया चंद्रमा के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया हाउ टू सी द डिग्री ऑफ द लग्ना एंड अदर प्लैनेट्स उस डिग्री के पास है। तीसरा मैंने आपको नवांश एंड 2 or 3 स्मॉल प्रिंसिपल्स ऑफ नवांश जो आपको मैंने बताया, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लग्न वाला प्रिंसिपल। सेकंड इज अबाउट हाउ द प्लैनेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन द D1 एंड D9, द 6th, 8th और 12th। और तीसरा 7वें घर में नवांश में किसी के भी हॉरोस्कोप में अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो वो आपको करते हैं। फोर्थ थिंग विच यू शुड सी इज, जो बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया, यह है प्रोफेशन। एंड ये अचूक है, दिस particular principle does not go wrong. Saturn is the कारक for profession. काल पुरुष में 10th और 11th का लॉर्ड है, तो इट इज द कारक ऑफ प्रोफेशन। और उस प्रोफेशन में कर्म करा है, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, राइट? तो इसीलिए शनि के आगे अगर केतु आ जाए, मतलब सैटर्न है और सैटर्न के आगे केतु, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो आदमी चाहे कितना पढ़ ले, चाहे कितना लिख ले, बाकी कितना लखपति हो, करोड़पति हो, उसकी सेटलमेंट इन प्रोफेशन विल बी लेट। मतलब अगर वो डॉक्टर भी बन जाता है तो एज अ डॉक्टर ही विल सेटल लेट। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ बन नहीं सकता है, क्योंकि इट डिपेंड कि शनि के पीछे कौन सा प्लैनेट है, बहुत सारी चीजें। मगर अगर शनि के आगे केतु हो, प्लीज अंडरस्टैंड, समझ लीजिए शनि आपका पांचवें घर में है और छठे में कोई प्लैनेट नहीं है, 7वें में भी नहीं है, 8वें में भी नहीं है, 9वें में भी कुछ नहीं है, मतलब, और 10वें में केतु है। शनि 5वें घर में, 10वें में केतु है, 6, 7, 8, 9 कोई प्लैनेट नहीं है। तो इस तरह हो गया, शनि के आगे केतु है और बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। तो इस ऐसे लोगों की सेटलमेंट 29-30 के आसपास होती है। तो दिस रूल ऑल्सो अप्लाइज कि शनि के आगे नेक्स्ट हाउस में केतु है, उसके एक और हाउस में केतु है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। मतलब शनि के आगे केतु हो, बीच में कोई प्लैनेट नहीं हो। जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम शनि को जब आगे बढ़ाते हैं, शनि और उसके आगे कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्लैनेट टू शनि केतु होना चाहिए। मतलब शनि मान लीजिए घर में, उसके अगले घर में भी केतु हो तो भी यही रिजल्ट देगा। उससे 2 घर छोड़ के भी हो केतु, वो भी, बीच में और कोई प्लैनेट्स नहीं होना चाहिए। मतलब शनि का नेक्स्ट प्लैनेट अगर केतु होगा तो आदमी को प्रोफेशनल में सेटलमेंट में टाइम दिलाएगा।
So now I come to my last principle, which is राहु केतु। और राहु और केतु को देखे बिना आप आदमी के पिछले कार्मिक डेस्टिनी को नहीं बता सकते हैं। तो राहु और केतु को देखिए कौन से एक्सिस में है। जो सबसे अच्छा एक्सिस जो होता है वो 3, 9 और 6, 12, मतलब तीसरे घर में राहु हो और 9वें घर में केतु हो, बहुत बढ़िया होता है। छठे घर में राहु हो, केतु घर में केतु 12वां, दीज आर 2 एक्सिस जो बहुत अच्छे होते हैं। बाकी सब एक्सिस भी अच्छे होते हैं, बट दे विल गिव द रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन उनका जो डिस्पोजिटर कैसा है और उस डिस्पोजिटर में क्या शक्ति है। ये आपको बहुत बड़ा विषय है, मगर इस पे अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पूरी एक आदमी की कार्मिक लाइफ डेस्टिनी पता लग जाती है कि वो क्या चीज भुगत के आ रहा है और क्या चीज भुगतना है, क्या चीज उसने पा लिया है, क्या चीज कर लिया है और किस मंशा से आ रहा है। अब वो उस तरह एक्ट करेगा, चोरी करके करोड़पति भी बन सकता है, चोरी करके 100 रुपए भी कमा सकता है, मगर चोरी करेगा। इसी तरह अच्छा काम करके करोड़ों कमा सकता है, अच्छा काम करके 1000 भी कमा सकता है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी टू बी डन बाय एन एस्ट्रोलॉजर। AI कैनॉट डू दिस, प्लीज बिलीव मी, AI विल नॉट बी एबल टू डू दिस। तो उसके बाद आप राहु केतु को देखिए, और फिर अगर हमें ये 4-5 चीजों से एक आदमी का पता लग जाता है कि इसकी जो लाइफ है कहाँ इर्द गिर्द कहाँ घूमेगी। बट दिस इज नॉट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसके ऊपर आप हमें देखना पड़ता है कि हर प्लैनेट कौन से घर में है, उसका डिस्पोजिटर कौन सा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, काल पुरुष की जो किस काल पुरुष का मालिक है, कौन से काल पुरुष है, और इस जन्म में कौन से एसेंडेंट के अनुसार कौन सा लॉर्डशिप है। चंद्रमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। चंद्रमा से आप देखिए, क्योंकि दशा वगैरह चंद्रमा से निकलता है, ट्रांजिट लगाइए, then you would come to do a lot of predictive astrology in a way where you can guide a person, counsel a person. Magar please don't get into remedies. Don't get into remedies कि अब हवन कराओ, यहाँ जाओ, पूजा कराओ ना। ये सब करिए, सब अच्छा है, मगर इस उद्देश्य से मत करिए कि आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। एवरीथिंग हैज एनर्जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलर एनर्जी से ही बात कर रहा हूं। हर चीज में एनर्जी है, बस उस एनर्जी को आप कैसे कुछ करके हो सकता है आप डिसरप्ट कर दे उसको। तो पॉजिटिव एनर्जी आती है 3 चीजों से। पेड़ लगाइए, जानवरों को खाना खिलाइए, मनुष्य को खाना खिलाइए, बी ग्रेटफुल, gratitude, and try giving to others। और कुछ ना कोई अच्छा कोई पाठ करिए, थोड़ा सा जो आप पूजा पाठ करते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर को आप प्रणाम करते हैं। वो हमारे हिंदू धर्म में हम लोग दिया जलाते हैं, हम लोग प्लांट्स को करते हैं। तो ये जो हमारी 4-5 चीजें जो हमको समझ में आती हैं, फायर, अग्नि, जल, पृथ्वी, बाकी तत्वों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं तत्वों से मिले हुए हैं और इन्हीं तत्वों में हम विलीन भी हो जाएंगे एंड में। तो इनको हम प्रणाम करते हैं। थोड़ा आप पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, ललिता सहस्त्र नाम पढ़िए। ये सब चीजें आपको आपकी बहुत सारी चीजें काट देंगी, नेगेटिव चीजें काट देंगी। कुछ नहीं है तो किसी भी अच्छे पानी में, जैसे आपको बहुत टेंशन है तो बिलीव मी, आप गंगा जी में जाइए, स्नान कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऋषि मुनि से मिलिए, जो कि साधु बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। हमें देखा वृंदावन के जंगलों में चले जाइए, बद्रीनाथ पे चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, बहुत सारे साधु हैं। मेरे को मिलते हैं, उनको 500-1000 रुपये देते हैं, पैसे नहीं चाहिए उनको ना। वो उन्होंने कहते हैं हम भगवान को हम पा पाए हैं, मगर शायद उनके पास एनर्जी है विच इज बेटर देन वी हैव। गो अहेड। तो मगर जो आज के लोग मेंटली अपने आप को सिक होकर
अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब होकर आपको बातों में मतलब डरा के आपसे जो कराएंगे, उसकी तो एनर्जी फियर की है। जिस एनर्जी से आप वो काम कर रहे हैं वो डर की एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो वापस आपको डर मिलेगा मल्टीपल फोर्सेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस पे तो बहुत बोल सकता हूं कि हम कृष्ण भगवान को भी हम खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, ये क्यों कहा गया? इससे हमारी भावना होती है, रास की भावना, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो वो भावना बहुत अच्छी है। डर की भावना से कुछ मत करिए, कोई रेमेडी मत करिए, डर से मत करिए। बाकी कुछ करिए, प्यार से करिए। खाना भी किसी को दीजिए, प्यार से दीजिए। आजकल के टाइम में प्रेजेंटली जुपिटर इज इन जेमिनी कैंसर। आप प्लीज आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। और दूसरा, आपका कोई भी अतिथि आए, गेस्ट आए, उसको आप सोचिए वो भगवान है, और उसको अच्छी तरह खाना खिलाइए। उसको एक्स, अगर आप पहले एक्स करते थे, X+2 करिए। आपको अप्रैल मई तक इसके फायदे आपको 1 साल और मिलेगा। दिस इज द पावर। छोटा सा उपाय, आपके जो कोई भी आपका मेहमान आए, उसको आप ट्रीट हिम लाइक अ देवता, जैसे कहते हैं ना अतिथि हमारे देवता। उसको एक्चुअली में इस समय जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही हैं उसको करेंगे तो आपको उससे उसका अगर दुआ मिल गई, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको मिलेगा। सो विद दिस I end my video where I've told you 3 to 4 principles. Please, अगर आपको उनमें से 5-4 में से 2 भी समझ गया and try to apply them, देखिए उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत कर रहे हैं या अपनी पत्रियां लोगों को दिखा रहे हैं। With this, I end my video. राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू।